हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ऑनलाइन पोर्टल ऑफ लिब्रस क्लासेस। फ्रेंड, मैं कृष्णा शर्मा, फैकल्टी ऑफ साइंस। दोस्तों, आज मैं आपके बीच साइंस का एक सेक्शन है जिसका नाम है बायोलॉजी, और उसके अंतर्गत एक टॉपिक है आपका जिसका नाम है रक्त परिसंचरण तंत्र। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ये आपके सभी एग्जाम साइंस में जिस एक परीक्षाओं में विज्ञान पूछा जाता है, साइंस विषय आता है, उसके क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए टॉपिक अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो। चाहे वो आपके स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम हो, यूपी के कोई एग्जाम हो, आपके शिक्षक भर्ती की परीक्षा में जैसे पीआरटी, खास तौर पे यूपी टेट जूनियर, सीटेट जूनियर में जो पूरा साइंस का सेक्शन होता है आपका कवर करता है 30 क्वेश्चंस। तो इस तरह से और भी हमारे अन्य स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्जाम है, और सेंट्रल लेवल में बात करें तो हमारे रेलवे के एग्जाम जैसे हमारे एनटीपीसी, ग्रुप डी, और साथ ही साथ एसएससी के सभी परीक्षाओं में इस टॉपिक का एक अपना अलग ही रोल होता है, चाहे इसके कॉन्सेप्ट का, चाहे इस चैप्टर में बनने वाले सभी क्वेश्चंस का। तो दोस्तों, इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं कुछ बातों पे आप बताना चाहूंगा कि मैं इस चैप्टर में आपको केवल कॉन्सेप्ट ही नहीं सिखाने वाला हूं, बल्कि हर एक लाइन से बनने वाले क्वेश्चन से अवेयर कराऊंगा आपको कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, चाहे वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हों, चाहे आने वाले एग्जाम में, आगामी एग्जाम की जो परीक्षाएं होंगी आपकी, उसमें कैसे प्रश्न वो क्रिएट कर सकते हैं, आप कैसे एग्जामिनर के थ्रू आप कैसे इस पूरे टॉपिक को एनालिसिस करके पढ़ेंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप सभी लोग केवल मेरे वीडियो को वॉच करिएगा, आप अपने सॉफ्ट कॉपी को बिल्कुल तैयार रखिएगा, क्योंकि बड़े आराम से मैं आपके सॉफ्ट कॉपी में सारे कॉन्सेप्ट को फीड कर दूंगा। तो दोस्तों, घबराने वाली बात आपको बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि आप आर्ट बैकग्राउंड से हैं, आपने कभी साइंस नहीं पढ़ा है, कॉमर्स बैकग्राउंड के कभी साइंस नहीं पढ़ा, चाहे पढ़ा भी होगा तो आप भूल गए हो कि अब साइंस में कैसे पढ़ूं। दोस्त, आप मुझसे जुड़ चुके हैं, मैं आपको ऐसे ट्रिक और ऐसे लैंग्वेज में बिल्कुल साधारण, आपको सिंपल से लेके हम कॉम्प्लेक्स की ओर लेके चलेंगे, आपको बिल्कुल सरल चीजों से लेके आपको एकदम उच्च स्तर पे पहुंचा देंगे। तो दोस्तों, ज्यादा देर नहीं करते, अब हम लोग आते हैं अपने विषय पे, और विषय का जो पहला टॉपिक है जिसका नाम है रक्त परिसंचरण तंत्र। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग, और बताना चाहेंगे कि किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले यदि उसका चैप्टर जो दिया है, पहले उसके जो टॉपिक का नाम है, आइए उसी को पहले हम लोग देखा जाए, उस वर्ड का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है रक्त परिसंचरण तंत्र, तो उसमें आपका ये जो लिखा है परि, इसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, जो परि इसमें लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है चारों ओर। परि का मतलब क्या होता है? चारों ओर। और संचरण का मतलब यहां होता है घूमना। संचरण का मतलब क्या होता है? घूमना। इसका मतलब चारों ओर घूमना। परिसंचरण का मतलब क्या हुआ? चारों ओर घूमना। और उसको घुमाने के लिए, चारों ओर घुमाने के लिए जो लोग भाग लेंगे, उनके समूह को हम लोग क्या कह देते हैं? तंत्र, अर्थात उसी को हम लोग क्या कह देते हैं? परिसंचरण तंत्र। जो चारों ओर घुमाने में किसी भी चीज को यदि चारों ओर यदि आप घुमा रहे हैं, तो उसको घुमाने के लिए जो अंग कह लीजिए, चाहे जो लोग हिस्सेदार होंगे, उनका एक आप समूह बनाएंगे। अब हम लोग उसको कह देंगे, क्या हो गया वो? परिसंचरण तंत्र। जैसे आपको उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहूंगा, जैसे मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं, तो ये ज्ञान किसी ने मुझे दिया है, और वो ज्ञान मैं आप तक दे रहा हूं। आप भी कहीं अध्यापक बनेंगे, चाहे किसी को ज्ञान देंगे, तो वो आप अपने शिष्य को जब ज्ञान देंगे, तो यहां पे क्या हो रहा है? मैंने किसी से ज्ञान लिया, आपको दिया, फिर आप किसी को ज्ञान दे रहे हैं, तो यहां पे किसका संचरण हो रहा है? तो ज्ञान का संचरण हो रहा है। कहां हो रहा है? चारों ओर हो रहा है यहां पे ज्ञान का संचरण। और उसको घुमाने के लिए कौन कौन भाग ले रहा है? तो हमारे गुरु, हम, आप और आपके शिष्य। तो इतने लोगों का जब समूह बनेगा, तो उसी को हम लोग कहेंगे ज्ञान का परिसंचरण तंत्र। इसी तरह से अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में आप अगर एडमिशन लेते हैं, और एडमिशन जब लेने आते हैं, तो वहां पे क्या होता है? आप पैसा एक ऑफिस में देंगे, फिर वो ऑफिस एक जगह पैसा कलेक्ट होगा डायरेक्टर सर के पास, फिर वो सारे टीचर्स को क्या होगा? सैलरी के फॉर्म में मिलेगा, और फिर वो टीचर्स क्या करेंगे? उस पैसे को कहीं खर्च करेंगे।
तो यहां पे क्या घूम रहा है? पैसा घूम रहा है। कहां घूम रहा है? चारों ओर। और उसको घुमा कौन रहा है? आप, ठीक है। फिर वहां बैठे ऑफिस पे मैम, चाहे कोई फैकल्टी स्टाफ, फिर उसके बाद कौन हो सकता है? कोई टीचर्स, फिर डायरेक्टर। इनके बीच सारा क्या हो रहा है? पैसे का सर्कुलेशन हो रहा है। तो हम लोग क्या कहेंगे इसको? पैसे का परिसंचरण तंत्र। क्यों तंत्र हुआ? क्योंकि इतने लोग उसके अंतर्गत भाग ले रहे हैं, उनके समूह को हम लोग कह देंगे पैसे का परिसंचरण तंत्र। दोस्तों ये सब तो हमारी दैनिक जीवन की आसपास की बातें हुई। अब हम आते, इसको हम लोग बायोलॉजी से रिलेट करते, अपने जीव विज्ञान विषय से रिलेट करते परिसंचरण तंत्र को। तो हमें पढ़ना है कि हमारे बॉडी में जो रक्त बहता है वो कैसे बहता है और कौन कौन लोग उसको बहाता है और सभी अंगों तक उसकी सप्लाई कौन करता है और कैसे करता है। अर्थात हमें अपने शरीर में रक्त का चारों ओर घूमना ये पता करना है, और उसको घुमाने के लिए जो जो लोग अंग भाग लेंगे उन्हीं के समूह को हम लोग क्या कह देते हैं? रक्त परिसंचरण तंत्र। अर्थात इसी को इंग्लिश में हम कहेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आइए दोस्तों ये देखा जाए, आप समझ गए होंगे कि इस टॉपिक का जो नाम लिखा हुआ है रक्त परिसंचरण तंत्र, मतलब किसी के भी शरीर में, चाहे वो मानव हो, चाहे बंदर हो, चाहे वो शेर हो, उन लोगों की बॉडी में जो रक्त बह रहा है वो कैसे बह रहा है और कौन उसको चारों ओर घुमा रहा है उनके शरीर में, तो उन्हीं का एक समूह लेंगे और उसी को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? रक्त परिसंचरण तंत्र। दोस्तों ये रक्त परिसंचरण तंत्र की अगर बात किया जाए, सर्वप्रथम खोज किसने किया था? ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो बताना चाहेंगे ये रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज जो किया था एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था विलियम हार्वे ने सर्वप्रथम इसकी खोज किया था। किसकी? रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था? विलियम हार्वे। और बताना चाहेंगे कि ये जो परिसंचरण तंत्र होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला जो होगा आपका बंद परिसंचरण तंत्र, और इसी को बोलते हैं इंग्लिश में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। दूसरा अगर कॉन्सेप्ट आया है बंद का, तो यहां फिर दूसरा जो प्रकार है उसका नाम होता है खुला परिसंचरण तंत्र, अर्थात ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और तीसरा जो होता है आपका जिसका नाम होता है मिश्रित परिसंचरण तंत्र, इसी को कहते हैं मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये हमारे परिसंचरण तंत्र के 3 प्रकार होते हैं, एक बंद परिसंचरण तंत्र, एक खुला और एक मिश्रित। अब आइए देखा जाए इंडिविजुअल कि बंद परिसंचरण तंत्र क्या होता है और कैसे लोग इसके अंतर्गत आएंगे, और उसी प्रकार हम लोग देखेंगे कि खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है और इसके अंतर्गत कौन कौन से जीव आएंगे। उसी तरह हम लोग देखेंगे मिश्रित परिसंचरण तंत्र और देखेंगे इसके अंतर्गत कौन कौन से लोग आएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग और एक एक को करके हम लोग ब्रीफ में समझेंगे कि इनके अपने क्या गुण हैं और ये लोग कैसे आएंगे। आइए इसको हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों आगे हम लोग चलते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं यहाँ पे। तो आइए हम लोग बात करें परिसंचरण तंत्र, उसके 3 प्रकार थे आपके। जैसे यहाँ पे हमने लिया था परिसंचरण तंत्र और ये मेरा टॉपिक था, तो देखा हमने उसके 3 प्रकार होते हैं। तो जो पहला होगा हमारा परिसंचरण तंत्र का परिसंचरण तंत्र, और इसके कितने प्रकार होते हैं? 3। तो पहले का जो नाम आपने देखा जिसका नाम क्या था? बंद परिसंचरण तंत्र, और इसी को क्या कहते हैं? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इसी का जो एक नाम होगा उसका क्या नाम होगा? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखिए इसके अंतर्गत क्या होगा और कैसे लोग आएंगे, आइए इसको समझा जाए। इसके अंतर्गत इसके क्या गुण होंगे कि जो लोग इस कैटेगरी में आएंगे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो दोस्तों क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? इसमें पाइप स्लैश नसें पाई जाती हैं। इसमें पाइप स्लैश नसें पाई जाती हैं।
अब इसका मतलब क्या है, देखिए जो बॉडी में नस होती है उसी का यहाँ पे पाइप का जो मतलब है वो बॉडी में पाए जाने वाले नस से लिया गया है। मतलब ऐसे बॉडी जिसमें क्या हो, पाइप पाए जाए अर्थात नसें पाई जाती हैं। इसका मतलब कुछ इस तरह का बॉडी होगा, इस तरह का जो बॉडी होगा और उसमें जो रक्त होगा कुछ इस तरह से भरा रहेगा। ऐसा बॉडी जिसमें रक्त कुछ इस प्रकार से भरा रहे तो ऐसे को हम लोग नहीं कहेंगे कि वो बंद में आएंगे। उसमें साफ साफ बोला गया उस बॉडी में क्या होना चाहिए, पाइप होना चाहिए। अर्थात यहाँ पे एक आपको यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे जो ब्लड होगा ऐसे बॉडी में बिल्कुल इस तरह से नहीं बहेंगे। यहाँ पे जो बॉडी में जो ब्लड होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ये पतली पतली यहाँ पे ऐसे नसें होंगी और इन नसों में ही क्या होगा, आपका रक्त बहेगा। मतलब कोई भी रक्त होगा वो पतली पतली क्या होगा, नसों में बहेगा। ऐसा नहीं है कि पूरा एक इकट्ठा ऐसे ऐसे हम लोग किसी बॉडी में रक्त को ऐसे भर दिए, बिल्कुल ऐसे नहीं होगा। ऐसा बॉडी जिसमें जो रक्त होगा वो किन्हीं ना किन्हीं किसमें होगा, पाइप में होगा अर्थात किसी ना किसी नसों में होगा। अगर बाहर से कोई चोट लगती है तो एक नस यहां से कटेगी और थोड़ा देर ब्लड बहेगा और थक्का बन जाएगा। आगे पढ़ाएंगे रक्त थक्का कैसे जमता है और आसानी से ब्लड रुक जाएगा और सारे नसों को प्रभावित नहीं करेगा। मतलब इनके बॉडी में जो भी रक्त होगा वो किन्हीं ना किन्हीं नसों में अर्थात किसी ना किसी पाइप में क्या होगा, बहेगा। तो वही बात बंद परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत वो ऐसी बॉडी आएगी और उसमें क्या पाया जाएगा, पाइप। अब पाइप का मतलब जैसे मान लीजिए आप अपने घर में हैं और घर में आपके मोटर से अगर पानी अगर कनेक्टेड हो रहा है, सारी जगह सारी सप्लाई मिल रही है, तो एक टैंक लगाते टंकी, और चाहे वो आपका वेसिंग हो, वॉशरूम हो, हर जगह पे पानी का सप्लाई एक पाइप के माध्यम से होता है। ऐसा नहीं अलग अलग जगहों के लिए आप अलग अलग टंकी लगाते हैं। उसी तरह से ऐसे बॉडी जहां पे हमारा क्या होगा, पूरा ब्लड किसी न किसी किस में बहेगा, पाइप में बहेगा। तो आपसे एक प्रश्न करना चाहेंगे, ये बताइए जब आप टोटी को ऑन करते हैं तो पानी क्यों गिरता है, किस कारण गिरता है? तो आपको बताना चाहेंगे जहां जहां पाइप होगा, जहां जहां पाइप होगा वहां वहां आपको क्या मिलेगा, प्रेशर मिलेगा। वहां वहां क्या मिलेगा, आपको प्रेशर मिलेगा। इसका मतलब बंद परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत जो बॉडी आएगा उसमें क्या मिलेगा, प्रेशर मिलेगा। ये किस प्रेशर की बात कर रहा है, एक्चुअली जो आप नपवाने जाते हैं अपना बीपी जो होती है ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg, कुछ इस टाइप वाला जो प्रेशर होता है, इस तरह की प्रेशर की बात कर रहे हैं हम लोग कि ये इन जनरल जो इस तरह का जो प्रेशर बॉडी में आता है हम उसी तरह के प्रेशर की बात कर रहे हैं। अगर नसें हैं बॉडी में तो उसमें क्या पाया जाएगा, प्रेशर पाया जाएगा। वो किस टाइप का प्रेशर, कुछ इस टाइप वाला प्रेशर। आगे पढ़ाएंगे आपको, बीपी एक अलग ही टॉपिक है वहां पे। अब आइए, और इसके अंतर्गत कौन से लोग आएंगे, तो जितने भी स्तनधारी जीव हैं वो सभी हमारे बंद परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि सभी स्तनधारी जीवों में क्या पाया जाएगा, पाइप पाया जाएगा अर्थात नसें पाई जाती हैं। तो इसके अंतर्गत आपके सभी आपके स्तनधारी जीव, जितने भी स्तनधारी जीव हैं सभी इसके अंतर्गत आपके आएंगे। सभी स्तनधारी जीव यहां पे आपको मिलेंगे, किसके अंतर्गत, बंद परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत। और इनका बॉडी आपको पता भी चल गया, कुछ इस तरह से रहेगा और सारा रक्त ब्लड जो भी ब्लड होगा, रक्त है, वो बॉडी में किन्हीं ना किन्हीं नसों में क्या होगा, वो बहेगा। अब आते हम लोग, ये कॉन्सेप्ट था बंद परिसंचरण, हमने कह दिया सभी स्तनधारी जीव। तो जैसे कुछ उदाहरण हम लेते हैं, जैसे में कुछ उदाहरण हमने ले लिया, ठीक है, आइए देखा जाए, कुछ एग्जाम्पल हमने ले लिया। तो एग्जाम्पल में सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो है आपका मनुष्य, मानव, ह्यूमन, जितने भी हैं ह्यूमन बीइंग सारे आपके इसके अंतर्गत आएंगे। और उसी के बाद दूसरा अगर हम ले लेते हैं उदाहरण, तो शेर, गाय, ठीक है, बंदर, गाय, बंदर, कुत्ता, ठीक है, आदि। इस तरह के सभी जितने भी स्तनधारी जीव हैं सभी के सभी इसके अंतर्गत आएंगे, अर्थात आपके बंद परिसंचरण तंत्र, अर्थात उसी को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब एग्जाम का जो प्रश्न बनेगा
कि बोला जाएगा कि इनमें से वह कौन सा जीव है जो बंद परिसंचय तंत्र के अंतर्गत आएंगे, तो आप बस सिंपल सा देखिएगा कि वो स्तनधारी हैं, तो बिल्कुल आएंगे। और दूसरी बात, उसमें यदि पाइप है अर्थात नसें पाई जाती हैं तो वो इसके अंतर्गत आएंगे। तो आइए अब हम लोग आगे चलते हैं और परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचय तंत्र के दूसरे भाग की ओर चलते हैं और उसका नाम है आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आइए देखा जाए वो क्या होता है। तो आइए हम लोग दूसरे भाग की ओर चलते हैं जिसका नाम होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, खुला परिसंचरण तंत्र। अब हमारा परिसंचरण तंत्र का जो दूसरा जो भाग था उसका नाम था खुला परिसंचरण तंत्र, और इसी को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। आइए देखा जाए इसकी क्या खास बात होती है। इसमें पहली खास बात यही होती है, ऐसा बॉडी, इसके बॉडी में क्या होगा, इसके अंतर्गत वो लोग आएंगे कि उनके बॉडी में अगर हम लोग बात करें पाइप स्लैश नसें नहीं पाई जाती हैं। इनकी बॉडी में जो पाइप होगा और उसी को मतलब रखते हैं हम लोग नसों से, उसमें ये नसें और किसी तरह की पाइप उसमें नहीं पाई जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि खुला परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत जो बॉडी आएगा कुछ इस तरह से, और उसमें जो रक्त होगा बिल्कुल इस तरह से भरा रहेगा और इनमें किसी भी प्रकार की कोई नसें नहीं पाई जाती है और पूरा रक्त ऐसे भरा रहेगा, यहां पे बिल्कुल ऐसे रहेगा। तो आप बताइए, जहां पे पाइप होगा वही प्रेशर होता है, जब पाइप नहीं तो प्रेशर क्या होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो ऐसे बॉडी में आपका किसी भी प्रकार का प्रेशर हमारा यहां पे देखने को नहीं मिलेगा। इन जनरल जो हमने कहा था 120/80 वाला कॉन्सेप्ट जो बताया था, इस तरह की प्रेशर की कोई बात यहां नहीं होती है, इसमें कोई प्रेशर नहीं पाया जाता है। जब पाइप नहीं तो प्रेशर नहीं। तो यहां पे क्या हुआ, इस वर्ग में आने वाले लोग ने देखा कि हमारे बॉडी को अगर कहीं से बाहर से अगर किसी ने चोट पहुंचाया तो धीरे धीरे हमारे बॉडी का सारा ब्लड धीरे निकल जाएगा और बॉडी बिल्कुल बैलून की तरह बिल्कुल पचक जाएगा। क्या ऐसा बॉडी किसी को पसंद आएगा क्या? तो इनके ग्रुप में आने वाले लोगों ने एक पत्र लिखा, किसको, सीधा भगवान को, और उनके साथ एक मीटिंग का ऑर्गेनाइजेशन कराया। अब भगवान ने देखा कि ये लोग किस बात के लिए हमें बुला रहे हैं, इन लोगों को मैंने इतना अच्छा बॉडी दिया है फिर भी इनको क्या कमी पड़ गई। तो भगवान इनकी बातों को समझते देखा कि एक लोग नहीं है, इनके सब वर्ग में आने वाले सभी लोगों ने मुझे बुलाया है मीटिंग में। तो भगवान खुद आते हैं और कहते बताओ क्या प्रॉब्लम है तुम लोगों की। तो इनके वर्ग में आने वाले लोगों ने कहा कि भगवान आपने मुझे ऐसा बॉडी दिया है कि अगर कोई बाहर से जरा सा भी चोट पहुंचाएगा तो सारा ब्लड तो बाहर निकल जाएगा और मेरा बॉडी एकदम बैलून की तरह पचक जाएगा। तो भगवान ने भी इस बात पे विचार किया और उन्होंने बताया कि हाँ, तुम लोगों के साथ थोड़ा सा अन्याय हो गया है, इस बातों को मैंने ध्यान में नहीं रखा था। अब चीजें अंदर से सुधर नहीं सकती थी, अंदर सारी सिस्टम उन्होंने डेवलप कर चुका था। तो उन्होंने कहा चलो अगर तुम्हारी ये बात है कोई बाहर तुमको चोट पहुंचा देगा तुम्हारा ब्लड निकल जाएगा, तो एक काम करते हैं हम तुम्हारे बाहरी आवरण को ही मजबूत बना देते हैं। अब भगवान ने इनके बाहरी आवरण को ही क्या कर दिया, ऐसे मजबूत सा उन्होंने इसको बना दिया। अब जब मजबूत बना दिए तो बाहर से कोई इनको चोट पहुंचाएगा तो आसानी से इनके बॉडी कटे पिटेगी नहीं, और जब आसानी से कटे पिटेगी नहीं तो ब्लड गिरेगा नहीं। तो इस तरह से इनको जो बाहर से जो मजबूती मिला उसी को बोला गया बाह्य कंकाल। तो ऐसे लोगों में क्या पाया गया फिर, तो ऐसे लोगों में पाया गया बाह्य कंकाल, और बाह्य कंकाल का मतलब होता है एक्सोस्केलेटन। इंडो एक्सो में आगे पढ़ाएंगे, जब स्केलेटन सिस्टम पढ़ाएंगे आपको कंकाल तंत्र वहां बताएंगे, ठीक है। और जैसे हमने अभी देखा था यहाँ पे बंद परिसंचरण तंत्र और उसके अंतर्गत जैसे मानव आए थे बंदर शेर, उन लोगों में आंतरिक कंकाल पाया जाता था क्योंकि उनकी जो हड्डियां होंगी वो सारे जो कंकाल होंगे, चाहे बंदर के, चाहे शेर के, चाहे वो मानव के, सभी शरीर के अंदर होते हैं। लेकिन इसके अंतर्गत आने वाले लोगों में भगवान ने क्या दिया, इनको बाह्य कंकाल दे दिया, इनके बॉडी को रक्षा करने के लिए, जो बाहरी आघातों से क्या कर सके, रक्षा प्रदान कर सके।
तो आइए देखा जाए इनके अंतर्गत आने वाले लोग कौन कौन से लोग हैं। तो उदाहरण के तौर पर हम लोग देखेंगे तो सबसे अच्छा उदाहरण है आपका घोघा। घोघा आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोगों ने देखा होगा, कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा। नहीं देखा होगा तो एक जनरल सा एक उदाहरण से रिलेट करते हैं। जैसे आप लोगों ने अपने घरों में देखा होगा शंख, शंख देखा होगा ना, आपके मंदिरों वगैरह पे रखा रहता है। तो वो जो शंख होता है बिल्कुल आपका उसी शेप का घोघा होता है। अब देखिए शंख को जब आप काटेंगे तो क्या आसानी से कटेगा क्या वो? इसका मतलब उसी तरह से एक मजबूत आवरण होगा जो किस पे होता है, आपके घोघा पे। उसी तरह एक बाहर से मजबूत आवरण मिल जाएगा कि कड़ा पे आपको मिल जाएगा। उसी तरह से और अच्छे उदाहरण आपको मिलेंगे जो होगा आपका मकड़ी, मकड़ी, ठीक है। फिर आदि घोघा हो गया, केकड़ा हो गया, मकड़ी हो गया, चींटी। अब आपको लग रहा होगा चींटी पे कैसे बाह्य कंकाल? एक्चुअली जो चींटी के बॉडी का जो अंदर वाली चीजें होती है बहुत मुलायम होती है, जो बाहर वाला जो ब्लैक ब्लैक दिखता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है। तो ऐसा नहीं कि एकदम हड्डी की तरह जो कैल्शियम फॉस्फेट का ही बना हो, बस हड्डी का मतलब समझिएगा, बाह्य कंकाल का मतलब समझिएगा मजबूत आवरण जो बाहर से लगा हो, यहां इसका मतलब ये है। तो अब आइए और सारे लोग भी हैं यहाँ पे आदि, जैसे हमारा कछुआ भी है, कॉकरोच भी है, इसके अंतर्गत हमारे कॉकरोच भी है। एक प्रश्न आया था हमारे कॉकरोच पे कि कॉकरोच के रक्त का रंग कैसा होता है। तो ये प्रश्न कई बार आया हुआ एग्जाम में। तो कॉकरोच के रक्त का रंग जो होता है वो होता है आपका सफेद होता है। सफेद क्यों होता है? क्योंकि जनरल सी बात है कि उसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसलिए उस कॉकरोच के रक्त का रंग कैसा होता है? सफेद होता है। यहाँ पे कॉकरोच की बात आगे से मैंने बता दिया, हीमोग्लोबिन वगैरह के बारे में आगे हम लोग ब्लड चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं। तो इसका मतलब खुला परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत कौन आ गए? घोघा, केकड़ा, मकड़ी, चींटी, ठीक है, कछुआ आदि, ये सभी लोग किसके अंतर्गत आते? आपके खुला परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत। इनकी खास बात क्या होती है? इनमें पाइप स्लैश नसें नहीं पाई जाती हैं। दूसरी बात कि इनमें जब नसें नहीं है, पाइप नहीं है, आप जरा सोचिए आपके घरों में अगर सप्लाई के लिए कोई पाइप ही ना हो तो प्रेशर किस बात का? उसी तरह अगर बॉडी में जब नस ही नहीं है, कोई पाइप ही नहीं है, तो प्रेशर होगा ही नहीं। और इन लोगों के बाहरी आवरण के भगवान ने क्या दे दिया? इनको बाह्य कंकाल दे दिया। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट जिसका नाम था खुला परिसंचरण तंत्र। अब आइए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो एक लास्ट हमारा था जिसका नाम था, तीसरा जो परिसंचरण तंत्र था जिसका नाम था मिश्रित परिसंचरण तंत्र। तो आइए देखा जाए वो क्या होता है। तो तीसरा जो है आपका दोस्तों उसका नाम होता है मिश्रित परिसंचरण तंत्र, और इसी को हम लोग कहते हैं मिक्स्ड, इसी का नाम होता है मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आइए देखा जाए ये क्या होगा। तो अभी आपने देखा बंद में क्या था, पूरी तरह से बॉडी में पाइप बिछी थी कि सारा का सारा रक्त जो होगा किसी ना किसी पाइपों में होगा, अर्थात नसों में होगा। खुला में आपने देखा कि जो भी रक्त होगा हमारा वो नसों में नहीं होगा, बॉडी में ऐसे ही भरा रहेगा। और उसकी रक्षा के लिए, बॉडी को बाहर से रक्षा के लिए बाह्य कंकाल भगवान ने दे दिया। और बंद में क्या पहचानने का एक अच्छा तरीका था वहां पे कि सारे स्तनधारी जीव उसके अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मिश्रित परिसंचरण तंत्र। तो देखिएगा ऐसा बॉडी, ऐसा शरीर जिसके शरीर के कुछ हिस्सों में नसें पाई जाएगी तथा कुछ हिस्सों में नसें नहीं पाई जाएगी, ऐसे लोगों को हम किसके अंतर्गत रखेंगे? मिश्रित परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रखेंगे। जैसे अगर हम लोग बात करें उदाहरण के तौर पे अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा उदाहरण जो होगा वो है आपका मछली, फिश। अब देखिए फिश का मैं एक डायग्राम बनाता हूं, और कुछ इस तरह से बना ये डायग्राम, और ये रहा आपकी मछली। मछली जल की रानी है, ठीक है। यहाँ पे तो लोगों को रियल में भी कुछ लोग रानी बना लेते हैं जो फर्जी वाला होता है, ठीक है, ऐसा नहीं बनाना आपको। अब देखिए यहाँ पे ये मछली है और ये इसका गला वाला एरिया होता है, यहाँ पे नसें पाई जाती है, और मछली का जो ये बीच वाला हिस्सा होता है, मतलब पेट वाला जो हिस्सा होता है, यहाँ नसें नहीं पाई जाती है, और यहाँ रक्त कुछ ऐसे इस तरह से भरा रहता है। तो जहां पे नसें पाई जाती है, अगर इन जनरल जो लोग फिश को खाते हैं, फिश को बहुत सारे लोग खाने वाले भी यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है,
तो यहाँ पे जो मछली को जो खाते हैं, अगर वो कभी कटते अगर आप देखेंगे, अगर गले से काटेंगे तो बहुत तेजी से ब्लड गिरेगा बाहर। क्यों? क्योंकि वहां पाइप है, वहां पे प्रेशर है। और जब फिश को जब बीच से काटेंगे तो ब्लड बहुत हल्का हल्का गिरेगा। ब्लड तो गिरेगा लेकिन बहुत हल्का हल्का। क्यों? क्योंकि वहां प्रेशर नहीं होता है। जहां पे पाइप होगी वहीं प्रेशर होगा, जहां पाइप नहीं पाई जाएगी वहां प्रेशर नहीं होगा। तो ऐसा बॉडी जिसके शरीर में कुछ हिस्सों में नसें पाई जाती है तथा कुछ हिस्सों में नसें नहीं पाई जाती है, ऐसे लोगों को हम लोग किसके अंतर्गत रखेंगे? मिश्रित परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रखेंगे। इसका और एक अच्छा उदाहरण है जिसका नाम होता है मगरमच्छ। एक और उदाहरण होता है जिसका नाम क्या होगा? मगरमच्छ। और भी सारे लोग इसके अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, उनके गुण के भी आधार पर बन सकते हैं, चाहे उदाहरण देके आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में प्रश्न। तो इससे आपको अवेयर रहना। एक बात और, जो चीजों में आप देखिए ऐसी बॉडी देखेगा, अगर वो बॉडी आपको स्तनधारी दिख गया और आपको पता चल गया कि उसमें पाइप है, तो 100% ऐसे बॉडी को हम लोग किस में रखेंगे? बंद परिसंचरण तंत्र में रखेंगे। और ऐसा बॉडी जिसमें केवल इतना पहचानिएगा कि इसके पास बाह्य कंकाल है कि नहीं है। अगर बाह्य कंकाल आ गया तो वो किसके अंतर्गत आएगा? खुला परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत आएगा। और ऐसा बॉडी जिसमें आपको समझ में ना आए कि ये बंद है कि खुला है, सीधे आप उसको रखिएगा किस में? मिश्रित में रखिएगा, कि पता ही नहीं चल पाए बाहर से, तो उसको सीधे किस में आप रखेंगे? मिश्रित परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रखेंगे। तो आपके सामने हमने कुछ ऐसे उदाहरण दिया था। आपको बताना चाहेंगे जो ओवरऑल आपने पढ़ा है, आपने मछली पढ़ा, मगरमच्छ को देखा, काकरोच का नाम सुना, घोंघा का, केकड़ा का, शेर, बंदर, कुत्ता, गाय, मानव। हमें जो पढ़ना है, जो हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें देखना है, वो हमारा रक्त परिसंचरण जो टॉपिक है, वो मानव के शरीर, मानव शरीर में जो रक्त बहता है, किन नसों में बहता है, उन नसों के बारे में पढ़ना है। ना कि हमें गाय, शेर, कुत्ता, कोई केकड़ा, घोंघा, मकड़ी, मछली, इन लोगों के बारे में पढ़ना है। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग चलेंगे। तो आगे थोड़ा बढ़ते हैं। यहाँ पे अब जैसे लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं उसी लाइन को अगर आप लोग लिखना चाहते हैं जो मैंने अभी समझाया है, मैं एक शॉर्ट रिवीजन कर देता हूं कि परिसंचरण तंत्र का जो पहला भाग है जिसका नाम होता है बंद परिसंचरण तंत्र, तो उसमें आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि पहला बात यह कि इसमें क्या पाई जाएगी? नसें। वही जो इसकी मैं बात कर रहा था, पाइप अर्थात नसें पाई जाती है। जाहिर सी बात है, पाइप होगा तो प्रेशर पाया जाएगा। वो किस टाइप का प्रेशर वाले की बात कर रहा है? जो 120/80 वाला हम लोग इन जनरल लेते हैं, जिसको हम mmHg में नापते हैं, इस तरह की प्रेशर की बात कर रहा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि यही लाइन आपको बताएगा कि वो बंद में होगा या खुला में होगा या मिश्रित में होगा। तो आइए देखा जाए, यह सभी स्तनधारी जीव में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है आपका, ये सभी जितने भी स्तनधारी जीव हैं सब लोग बंद परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत आएंगे। तो उदाहरण के लिए जैसे आ गया एक मनुष्य, बंदर, शेर, ठीक है, कुत्ता, गाय, और लोग आते चले जाएंगे जितने लोग हमारे मैमल्स होंगे, स्तनधारी जीव होंगे। तो ये सभी लोग किसके अंतर्गत आएंगे? आपके बंद परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत आएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। और ये मैंने बताया भी था कि इनका कुछ बॉडी होगा, वो रक्त इन किसी ना किसी नसों में इस तरह से बहेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब ये देखिए, आपका वही बात मैं यहाँ पे फिर से रिवीजन करना चाहूंगा, जो खुला परिसंचरण तंत्र था। आइए देखा जाए क्या था। तो खुला परिसंचरण तंत्र की जब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये देखिएगा ध्यान से। तो इसमें क्या होगा? इसमें आपको किसी प्रकार की कोई नसें अर्थात जो पाइप होगी वो नहीं पाई जाएगी, जो मैंने अभी जस्ट बताया था आपको। और जब पाइप नहीं तो प्रेशर भी नहीं होगा ऐसे बॉडी में। और जब प्रेशर नहीं, अगला बात यहाँ पे जो नेक्स्ट बहुत वेरी वेरी इस टॉपिक में इसके अंतर्गत का सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आपका ये होगा कि इसमें आपका बाह्य कंकाल पाया जाता है, जो इनको बाहर से क्या मिल सके, इनके बॉडी को मजबूती मिल सके और बाहरी आघातों से इनका क्या कर सके, रक्षा कर सके।
तो इसके अंतर्गत आने वाले लोग कौन हैं? तो इसके अंतर्गत आपके जो आएंगे काकरोच, ठीक है, कछुआ, ठीक है, घोघा, मकड़ी आएगा, ठीक है, केकड़ा, ठीक है, ऐसे लोग सभी लोग आएंगे इसके अंतर्गत। काकरोच का एक इंपॉर्टेंट लाइन था ये आपको जो मैं बताना था कि यहाँ पे काकरोच मैंने उदाहरण पे लिया है। तो काकरोच से एक प्रश्न आया था कि काकरोच का रक्त का रंग कैसा होता है? तो आपको पता ही है, सफेद होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। तो आपको कॉन्सेप्ट मैंने समझाया ही था। अगर आपको नोट करना है तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आइए एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो थर्ड था आपका, जिसका नाम था मिश्रित परिसंचरण तंत्र, इसको मैंने आपको पढ़ाया भी था, अभी जस्ट बताया भी कि ऐसा शरीर जिसके शरीर के कुछ हिस्सों में क्या पाई जाए? नसें पाई जाए, तथा कुछ हिस्सों में नसें नहीं पाए जाए, ऐसे बॉडी वो सभी लोग किसके अंतर्गत आएंगे? आपके मिश्रित परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे आपका मछली हो गया, मगरमच्छ हो गया, ये सभी लोग, जैसे आपने देखा था, यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ, यहाँ बताना चाहेंगे, ये आपका गला वाला एरिया होता है, यहाँ नसें पाई जाती है, और ये पीठ वाला एरिया होता है इसका, यहाँ पे इस तरह से ब्लड भरा रहता है, यहाँ नसें नहीं पाई जाती है। तो ये मछली हुआ, मगरमच्छ हुआ, ये सभी लोग किसके अंतर्गत आएंगे? आपके बंद परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत आते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब देखिए हम लोगों ने अभी देखे पूरा सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा और आपको बताए कि हमको ना तो बंदर, ना तो बिल्ली, ना तो कुत्ता, ना केकड़ा, घोघा, मगरमच्छ, मछली, इन लोग के बॉडी में जो रक्त बह रहा है हमें ये बिल्कुल नहीं पढ़ना है। हमें जो पढ़ना है कि एक मानव शरीर में जो रक्त चारों ओर घूम रहा है, जैसे हमने मेरा टॉपिक क्या, रक्त परिसंचरण तंत्र, मतलब रक्त का चारों ओर घूमना, और घुमाने के लिए जो जो अंग भाग लेंगे उन्हीं को कहेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र। तो मानव शरीर में जो रक्त को घुमा रहे हैं जो लोग, तो आपको पता है कि मनुष्य बंद परिसंचरण तंत्र का एक भाग है, और उसके बॉडी में सारा रक्त किसमें बहेगा? नसों में। तो आइए देखा जाए किन किन नसों में बहता है, उन नसों के बारे में जानते हैं, क्योंकि वहां से एग्जाम में प्रश्न आपका पूछा हुआ है। तो आइए देखा जाए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहां पे हम बनाना चाहेंगे आपको कि बंद परिसंचरण तंत्र, और उसके अंतर्गत जो आएंगे हमारे, वो होगा हमारे मानव आएंगे, मनुष्य आएंगे। तो यहां देखिएगा ये लिखा हुआ है बंद परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र, और इसी को बोलते हैं इंग्लिश में क्लोज्ड सर्कुलेटरी, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आइए देखा जाए, इसके अंतर्गत आता है कौन है? हमारा मनुष्य। मनुष्य इसके अंतर्गत आते हैं। अगर हम आपको ऐसे पढ़ाते हैं डायरेक्ट कि मानव जो होते हैं, मनुष्य होते हैं, वो बंद परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत आते हैं, तो आपको बड़ा कंफ्यूजन होता कि ये बंद है तो कोई खुला रहा होगा, कुछ ऐसा भी रहा होगा जो मिश्रित रहा होगा दोनों का। इसलिए मैंने आपको अलग अलग इंडिविजुअल पढ़ाया, उसके तीनों भागों को, बंद भी पढ़ाया, खुला भी और मिश्रित भी। हमको तो मेन काम था मनुष्य, और मनुष्य किसके अंतर्गत आता है? बंद परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत आता है। तो आपको पता है कि मनुष्य के शरीर में जो भी रक्त बहता है, पूरे बॉडी, होल बॉडी में जो रक्त बहता है, वो किन्हीं न किन्हीं नसों में। तो हमारे बॉडी में जितनी नसें अगर देखा जाए तो आप उसे काउंट नहीं कर सकते, बहुत सारी नसें हैं। लेकिन अगर उसके प्रकार को देखेंगे और उसके नाम को देखेंगे तो इन जनरल सभी नसों में ये दो बातें कॉमन लिख के आती है। कहीं वो नसें मोटी भी हो जाएंगी, कहीं पतली भी हो जाएंगी, कहीं मॉडरेट रहेंगी, कहीं बहुत पतली हो जाती हैं, लेकिन दो नाम कॉमन आएगा, बार बार नजर आएगा आपको, जिसका एक का नाम होता है धमनी और एक का नाम होता है सिरा। तो आपको बताना चाहेंगे मानव शरीर में मुख्यतः दो प्रकार की नसें पाई जाती है। एक का नाम होता है आपका धमनी, और इसी को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं आर्टरीज। क्या नाम देंगे इसको? आर्टरीज। और एक जो होता है उसका नाम होता है आपका सीरा, और इसको हम लोग बोलते हैं वीन्स। इसको क्या नाम देते हैं? वीन्स। एक होती आपकी धमनी और एक होती आपकी सिरा। तो मानव शरीर में मुख्यतः दो प्रकार की नसें पाई जाती हैं, एक होती है धमनी और एक होता है सिरा।
अब देखिए धमनी और सिरा पे बहुत सारे क्वेश्चंस बने हुए प्रीवियस ईयर के एग्जाम में अगर देखेंगे, और हो सकता है आगे भी बिल्कुल बन सकता है यहां से क्वेश्चन। तो इन दोनों लोगों को मैं अलग अलग नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि एक दूसरे के बिल्कुल ये विपरीत होते हैं। तो एक कॉलम बनाएंगे और दोनों में तुलना करके बता देंगे जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आइए कॉन्सेप्ट देखा जाए कि ये धमनी और सिरा का क्या कॉन्सेप्ट है। इन लोगों को हम लोग अगर देखना चाहेंगे तो आइए इन लोगों को देखते हैं कि धमनी और सिरा का क्या कॉन्सेप्ट होता है। एक कॉलम बनाते हैं यहाँ पे जिसका नाम होगा आपका धमनी, धमनी होगा, और इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या नाम देते हैं, आर्टरीज देते हैं इसका नाम। और एक जो कॉलम होगा उसका नाम होता है यहाँ पे हम देते हैं सिरा, और इसी को हम लोग बोलते हैं वीन्स। तो हमारे बॉडी में मुख्यतः दो प्रकार की नसें होती हैं, एक धमनी होगा एक सिरा। जहां धमनियां हमारी मोटी हो जाएंगी तो महाधमनी, पतली हो जाएंगी तो मॉडरेट रहेंगी तो धमनी, बहुत पतली हो गई तो छोटी धमनी। उसी तरह से सिरा मोटी हो गई तो महासिरा, फिर मॉडरेट हुई तो सिरा, छोटी हो गई तो क्या हो गई, छोटी सिरा। और कहीं कहीं इसके एक्सेप्शंस दिखेंगे जिसको आगे के नाम से हम आपको बताएंगे। पल्मोनरीज आर्टरीज, ठीक है, फुसफुस आपकी धमनी, और पल्मोनरीज वेन, फुसफुस सिरा। ये अलग अलग कॉन्सेप्ट है मगर हर नाम में धमनी और सिरा एक बात कॉमन आ रहा है। इसलिए हम कहते हैं हमारे बॉडी में मुख्यतः दो प्रकार की नसें पाई जाती है, आर्टरीज और वेन। एक होती है धमनी और एक होती है आपकी सिरा। अब आइए इन लोगों में देखा जाए खास बात क्या होता है, उन लोगों को देखा जाए तो धमनी में आइए आते हैं हम लोग। तो धमनी जो नस होती है तो धमनी का जो रंग होता है वो लाल होता है। क्वेश्चन आता है धमनी किस रंग का होता है, तो धमनी आपका लाल रंग का होता है भाई। धमनी किस रंग का होता है, लाल रंग का होता है। उसी प्रकार हम लोग बात करें सिरा किस रंग का होता है। देखिए आपको स्टार पॉइंट में जो देता हूं वही एग्जाम का क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए स्टार पॉइंट मेरा देना स्टार्ट हो गया है, तो स्टार पॉइंट वाली लाइन को आप बिल्कुल याद रखेंगे। याद का मतलब समझ के रखेंगे अपने सॉफ्ट कॉपी में, क्योंकि एग्जाम का वही प्रश्न बनेगा, ठीक है। तो धमनी का रंग कैसा होता है, लाल रंग का होता है। सिरा किस रंग का होता है, तो सिरा हमारा हल्के हल्के हरे तथा नीले रंग का होता है। हल्के हरे तथा नीले रंग का होता है कौन, सिरा। तो बात करें धमनी किस रंग का हुआ, लाल रंग का। सिरा हल्के हरे नीले रंग का होता है। एक बात और, जो आप अगर बॉडी में अगर आप खुद देखना चाहते हैं धमनी कहां है और सिरा कहां है, तो अपने बॉडी में देखिए सारे नसों को जो आपकी आंखों से डायरेक्ट ऐसे दिख जाए, अपने बॉडी में जो नसें दिख जाएं, वो सारी की सारी जो नसें होती हैं वो आती हैं आपकी सिरा। और धमनी आपको ऐसे डायरेक्ट इस तरह से आंखों से ऐसे नहीं दिखाई देती है। इसका मतलब क्या निकल के आता है कि जो धमनी होगा क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर में है। अंदर तो ये हमारी सिरा भी है लेकिन ये थोड़ा ऊपर है। तो जो धमनी होगा वो शरीर की गहराई में होता है। तो यहां से एक लाइन निकल के आता है धमनी कहां पाई जाती है, तो धमनी जो होगा आपके शरीर के कहां होगी ये, तो धमनी आपके शरीर के गहराई में पाई जाती है। धमनी कहां पाई जाएगी, आपकी शरीर के गहराई में पाई जाएगी। सिरा इन जनरल आपको दिख जाता है, हाथों में ये दिख रहा है आपको, पूरी नसें ऐसे दिख रही है, ठीक है। और कुछ लोगों का बहुत ज्यादा दिखता है, कुछ लोग मोटे होते हैं, थोड़ा हल्का दिखता है, लेकिन दिख जाता है। इन जनरल सबके नस अपनी आंखों से दिख जाती है। तो यहां पे देखा जाए तो इसमें जो सिरा है, इसमें जो सिरा आएगा, सिरा कहां होता है शरीर में, तो ये शरीर के ऊपरी भाग में पाया जाता है। ये कहां पाया जाएगा, तो शरीर के ऊपरी भाग में ये पाई जाती है। और अंदर कौन होता है, गहराई में कौन होती है, धमनी, और ऊपरी भाग में कौन होता है, आपका सिरा होता है। आइए और आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये 2 पॉइंट हुए, आइए तीसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। अब देखिए होता क्या है, धमनी में भी रक्त बहता है और सिरा में भी रक्त बहता है। तो धमनी में जो रक्त बहता है उसका जो प्रेशर होता है बहने का वो अधिक होता है, और सिरा में जो रक्त का प्रेशर होता है बहने का वो कम होता है। कारण इसका ये होता है कि जो धमनी होगा वो शरीर के सभी अंगों तक रक्त लेके जाता है और सिरा वापस लेके आता है। तो इसलिए जो धमनी है
उसमें जो प्रेशर होगा वो कैसा होगा, किसके प्रेशर की बात कर रहे हैं, जो इसमें रक्त बह रहा है धमनी में उसका प्रेशर कैसा होता है, तो उसका प्रेशर अधिक होता है। और बात करें हम लोग यहां पे अगर सिरा की बात किया जाए, अगर हम लोग बात करेंगे सिरा, तो सिरा में जो रक्त बहता है उसका प्रेशर, उसमें भी प्रेशर होता है लेकिन इनकी तुलना में क्या होता है, कम होता है। तो इसमें जो प्रेशर होता है किसका, रक्त का, वो कैसा होता है, कम होता है। किसमें, सिरा में। अब आइए एक प्रश्न यहीं से बनता है कि ये बताइए हमारे बॉडी में जो सुइयां लगती हैं, इंजेक्शन जो लगता है वो कहां लगता है। तो इन जनरली आप देखेंगे जितने भी प्रकार की जो सुई होती है, इंजेक्शन होता है, वो बॉडी में या तो नसों में लगती है या तो मांसपेशियों में लगती है। तो यहां मांसपेशियां हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं नसें। तो जो नसें होंगी उसमें जो हमारा जो सुइयां लगेंगी, तो आप जरा बताइए कि वो सुई को लगाना आसान किसमें होगा। इन जनरल किसी भी प्रकार की सुई, जैसे आपको अगर चोट लग गया तो टिटबैग का सुई लगवाने गए, आपको आपके अंदर ग्लूकोज की कमी हुई, ग्लूकोज चढ़ रहा है तो यहाँ पे एक इंजेक्शन लगाई जाती है, या तो आपको डोज कोई दी जाती है तो भी इंजेक्शन लगा के दी जाती है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि जो आपकी आंखों से दिख रहा है उसी में लगा दिए तो सिरा में लगा दिए, ये कॉन्सेप्ट नहीं होता है। कॉन्सेप्ट ये होता है कि जिसका प्रेशर कम होगा उसमें सुई लगाना ठीक होगा। क्यों, क्योंकि धमनी में लगा देंगे, इसका प्रेशर इतना ज्यादा है कि वो निडल को ही बाहर फेंक देगा। इसलिए हमारे बॉडी में जितनी भी प्रकार की सुइयां होती हैं वो सभी की सभी कहां लगती हैं, किस में लगती, किन नसों में लगेंगी, तो वो आपकी सिरा में। तो जो सुई की बात होगी वो आपका सिरा में लगता है। और धमनी जो हमारी नस होती है उसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई सुई नहीं लगती है, हमारे धमनियों में किसी भी प्रकार की कोई सुई नहीं लगती। तो जितनी भी प्रकार की सुइयां होती हैं वो सारी की सारी किस में लगती हैं आपकी, वो सभी किस में लगती हैं, सिरा में लगती है। अब बात आता है कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ब्लड डोनेट करता है तो आपका ब्लड, अब ये कॉन्सेप्ट इसको बचाए रखते हैं, भी आगे देखते हैं, इसको डिस्कस करेंगे भी। अब देखिए क्या होता है, अब हम लोग बात करते हैं, एक टर्म होता है वाल्व। तो वाल्व जो होगा ये आप बताइए सिरा में पाया जाएगा या धमनी में। तो देखिए धमनी का प्रेशर अधिक है, धमनी में रक्त का प्रेशर अधिक है, उसे पुश करने के लिए रक्त को किसी और वाल्व की जरूरत नहीं पड़ती है। और सिरा का प्रेशर क्या है, कम है। तो एक उदाहरण आपको देंगे, जैसे मान लीजिए आपके घरों में नल होता है, जो चलाने वाला जो नल होता है ऐसे, अब तो हर सबके घर में तो मोटर वगैरह की सप्लाई है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के नल ऐसे चलाने वाली होती है, तो नहीं भी इस समय है, तो पहले रहा होगा, जरूर रहा होगा। तो आप जब देखते होंगे उसको चलाते होंगे ऐसे, तो पानी ऊपर कैसे खींचता है, उसे खींचने के लिए एक वॉशर लगा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वाल्व लगा होता है। वो वाल्व क्या काम करता है, उसको खींचता है, और खींचने की जरूरत क्यों पड़ी, हो सकता है पानी का प्रेशर उसका कम है, उसको खींच रहा है, इसीलिए वाल्व लगाया जाता है। तो उसी तरह से वाल्व वहां लगाया जाता है जहां खींचा जाता है, और यहां पे ऑलरेडी इसका प्रेशर अधिक है धमनी में, उसको खींचने की जरूरत नहीं, उसमें रक्त को खींचने की जरूरत नहीं है। और सिरा है उसका प्रेशर कम है, उसमें क्या होगा, ब्लड को खींचना होगा, लाना होगा हृदय के पास, इसलिए इसमें क्या पाया जाता है, इसमें आपका वाल्व पाया जाता है, इसमें आपका वाल्व लगा होता है। और धमनी में आपका किसी भी प्रकार का कोई वाल्व नहीं लगा होता है। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन हो गया वाल्व वाली लाइन, कि जो भी वाल्व होगा आपका वो किस में पाया जाएगा, आपका धमनी में नहीं पाया जाएगा। वाल्व किस में पाया जाएगा, हमारी सिरा नाम की जो नसें होंगी उसमें वाल्व पाया जाता है। सुइयां किस में लगती हैं, सिरा में लगती है। ये शरीर के कहां होता है, ऊपरी भाग में होता है, हल्के हरे नीले रंग का होता है। इसकी बात करें धमनी, ये लाल रंग का होता है, शरीर की गहराई में होता है, इसका प्रेशर अधिक होता है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की कोई सुई नहीं लगती है, और इसमें वाल्व नहीं पाए जाते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए जो धमनी का काम होता है वो काम इसका ये रहेगा, ये धमनी में आइए हम और आगे बढ़ते, इसमें धमनी में कुछ लाइन और रह गई है और सिरा में भी कुछ लाइन रह गया, उसको भी हम समझेंगे। तो देखिएगा अब ये धमनी में एक लाइन आपकी ये रह गई कि धमनी में जो भी रक्त बहेगा,
वो आपका कैसा रक्त होगा और धमनी कहां से चलता है और कहां तक पहुंचाता है रक्त, ये देखा जाए। तो धमनी का काम होता है कि यह रक्त को हृदय से शरीर के अंगों तक ले जाता है। जो धमनी होगा क्या काम करता है, ये ब्लड को लेके कहां से, हृदय से उठाता है और शरीर के सभी अंगों तक ले जाता है। कौन, धमनी। जिस तरह से हमको जरूरत होती है ब्लड पूरे बॉडी को, उसी तरह हमारे बॉडी के अंदर छोटे छोटे अंग हैं, फिर उसमें ऊतक मिलेंगे, टिश्यूज मिलेंगी, फिर कोशिका मिलेगा, सेल मिलेगा। उनको भी जीवित रहने के लिए क्या चाहिए होता है, रक्त चाहिए होता है। तो ये काम कौन करता है, ये धमनी करता है कि मानव हृदय से रक्त को उठाता है और शरीर के सभी अंगों तक क्या करता है, लेके जाता है। कौन, आपका ये धमनी। और आप बताइए जब ये सभी जगह वो ले जा रहा है तो कैसा रक्त ले जाएगा भाई। अगर सबको ले जा रहा है, बांटने जा रहा है, जिंदा रहने के लिए ले जा रहा है, तो कोई अच्छी चीज ले जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि धमनी जो होगा सभी अंगों तक जो रक्त ले जाएगा वो कैसा रक्त ले जाता है, तो वो आपका शुद्ध रक्त ले जाता है। और ये शुद्ध रक्त हुआ कैसे, उस रक्त में क्या मिला होता है, ऑक्सीजन मिला होता है, अर्थात वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है। तो क्वेश्चन ये यहीं से बनता है कि ये बताइए धमनी में कैसा रक्त बहता है, तो धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। और बात करें, अगर क्वेश्चन आ गया बताइए वह कौन सी नसें हैं जो हृदय से रक्त को उठाती है और शरीर के अंगों तक ले जाती है। ऑप्शन में बहुत सारे नसें का नाम लिखा रहेगा, तो आप टिक करिएगा सीधा सीधा ऑप्शन क्या होगा, वहां पे धमनी होगा, आर्टरीज होगा, क्योंकि यही इसका काम होता है। मानव हृदय से रक्त को उठाती है और शरीर के अंगों तक ले जाती है। कैसे रक्त को ले जाएगी, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, उसके रक्त में क्या घुला होता है, ऑक्सीजन। और ये क्या काम करता है, सिरा क्या करता है, शरीर के अंगों से जो रक्त होगा, रक्त को शरीर के अंगों से हृदय के पास लाता है। इसका काम क्या होगा, ये आपका शरीर के अंगों से हृदय के पास, शरीर के अंगों से हृदय के पास ये क्या करता है, ये रक्त को लाता है। लाया क्यों, क्योंकि होता क्या है, जब धमनी पहुंचाता है शरीर के अंगों तक रक्त को पहुंचाता है तो ऊतक तक जाएगा, कोशिका तक जाएगा, और एक टाइम आएगा वहां पे क्या होगा, ऑक्सीजन उसमें से समाप्त हो जाएगा ब्लड में से, तब वहां पे आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और रक्त कैसा हो जाता है, अशुद्ध। और उस अशुद्ध रक्त को वापस कौन लाता है, हमारा सिरा। कहां से, शरीर के अंगों से हृदय के पास लाता है। लाता किस लिए, उसको शुद्ध करने के लिए। तो क्वेश्चन आता है रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है। 99% लोगों ने टिक किया था अभी ऑप्शन जब आया था एग्जाम में, तो हृदय। जी नहीं, हृदय के पास तो लाता है, शुद्ध करने के लिए लाता है, लेकिन ये हृदय भी भेज देता है, अपने पास नहीं शुद्ध करता है। ये लेके आता है अशुद्ध रक्त को सिरा हृदय के पास ही, लेकिन हृदय भी उसको पंप करके भेज देता है फेफड़े के पास, लंग्स के पास, और लंग्स उसमें मिलाता है ऑक्सीजन, फिर रक्त क्या होता है, शुद्ध होता है। तो एग्जाम का जो प्रश्न आया था कि रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है, रक्त को शुद्ध कौन करता है, रक्त को शुद्ध कौन करता है, तो हमारा लंग्स करता है, फेफड़ा करता है। कौन करता है, हमारा लंग्स अर्थात फेफड़ा कौन करता है, यहाँ पे रक्त का शुद्धिकरण तो फेफड़ा करता है। ये केकड़ा बार बार लिख जा रहा है, केकड़ा से प्रेम तो नहीं ना हो गया, नहीं भाई इससे नहीं हो सकता। आइए, ये हो गया आपका फेफड़ा, ठीक है, ये होता है फेफड़ा। इससे क्या, फेफड़ा क्या काम करता है, उसमें रक्त में ऑक्सीजन मिला देता है और वो हमारा ब्लड क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। फिर उस रक्त को धमनी क्या होता है, रक्त को हृदय से उठाता है और शरीर के अंगों तक ले जाता है, और सिरा क्या करता है, शरीर के अंगों से हृदय के पास लाता है। तो लाया तो कैसा रक्त ये लाया, तो ये आपका अशुद्ध रक्त लाया, अर्थात उस रक्त में क्या मिला था, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसलिए हम लोग बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो क्वेश्चन आता है
कि सीरा में कैसा रक्त बहता है, तो सीरा में हमेशा अशुद्ध रक्त डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, और धमनी में कैसा रक्त बहता है, तो धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है अर्थात ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। तो इस तरह से धमनी और सीरा पे प्रश्न जो बनते हैं वो एग्जाम में, कि धमनी में का अपना एक अलग क्राइटेरिया है क्वेश्चन करने का धमनी से, और सीरा से बिल्कुल अलग है। तो इतने सारे पॉइंट्स थे। अब एक बात बता दें आपको, जैसे आप लोगों ने देखा होगा मूवी वगैरह में जब ब्लड का डोनेशन होता है, एक ऊपर लेटा रहता है एक नीचे रहता है, और डायरेक्ट ब्लड का क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, एक से दूसरे में जा रहा है। ऐसा रियल लाइफ में अगर हो गया तो जो जिंदा जो बीमारी नहीं थी वो तो बीमारी से 4 दिन बाद मरता, वो तो इंस्टेंट मर जाता। होता क्या है, आप ब्लड एक से निकाल रहे, एक में निकालेंगे तो कैसा ब्लड निकालेंगे, कहां से निकालेंगे, जो आपको नसें दिखेंगे उसी में निडल लगाएंगे, तो इसका मतलब आपने सिरा में से निकाला, और जब सिरा में से निकालेंगे तो कैसा रक्त निकलेगा, अशुद्ध। और किसी को जब चढ़ाएंगे भी उस रक्त को तो भी तो सिरा में ही लगाएंगे, तो अशुद्ध रक्त किसी को आप देंगे क्या, ऐसा नहीं दिया जाता है। भले ब्लड ग्रुप सेम रहे, सब कुछ रहे, हाँ इनका ब्लड ग्रुप मैच करिए, आइए खड़े हो जाइए, इनका ब्लड दे, इनको डायरेक्ट ब्लड दे दीजिए, ऐसा नहीं होता है। एक पर्सन का पूरा ब्लड निकालते हैं और उसको लेबोरेटरी में प्रिजर्व किया जाता है और उसको वहां पे प्योर किया जाता है, और फिर जब व्यक्ति को जब नीड पड़ती है फिर उस ब्लड को उसको डोनेट किया जाता है, उसको चढ़ाया जाता है उसको ब्लड को। अब ऐसा नहीं आप कहेंगे कि सीरा में सर चढ़ा रहे तो शुद्ध रखता है फिर चढ़ा दिए, वो पूरी तरह से प्योर नहीं रहता है, वो इम्प्योरिटी उसकी थोड़ी सी निकाल के सिरा में ही चढ़ाया जाता है। और ऐसा नहीं कि सिरा फिर करने लगा फिर तुरंत पहुंचा दिया शरीर के अंगों तक, नहीं, सिरा में गया और सिरा का काम क्या होता है, हृदय के पास लाना। तो जो भी हम ब्लड किसी को चढ़ाते हैं वो सिरा में लगाएंगे, और सिरा क्या करेगा, उस ब्लड को फिर हृदय के पास लाएगा, और हृदय फिर उसको भेजेगा लंग्स के पास, फेफड़ा उसमें ऑक्सीजन मिलाएगा, फिर वो रक्त क्या होगा, शुद्ध, फिर धमनी उठाएगा, फिर शरीर के अंगों तक वो भेजेगा। तो मूवी वगैरह में जो दिखाई जाती सब बातें एक काल्पनिक होती, काल्पनिक दृश्य होते हैं, ये हमारे रियल लाइफ से रिलेट नहीं करेगा। एक बात और, अक्सर क्या होता है, अगर खासतौर से मेन लोग सावधान रखिएगा, अगर आपको कोई धमकी दिया कि अगर तुम टाइम पे नहीं पहुंचे तो मैं अपनी नस काटने जा रही हूं, अगर ऐसा कोई धमकी देता है तो बिल्कुल बड़े आराम से कॉल पे कहिएगा, बड़े आराम से, ठीक है काटो मैं आराम से पहुंचूंगा, और कम से कम 5 घंटे बाद पहुंचिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको बता दें, अगर आप सब्जी भी काटते हैं तो आपकी जो नसें कटती हैं वो सिरा कटती है, कोई ना कोई नसें कटेंगी तो सिरा कटेगी, और सिरा जब कटेगी इन जनरल थोड़ा देर खून बहेगा फिर बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक। क्यों, ये शरीर हमारे ऊपरी भाग में भी होता है। और इन जनरल लोग जो धमकियां लोग देते हैं तो जो आंखों से दिखाई देगी नस, उसी नस की काटने की बात करते हैं। तो अगर कोई सिरा काटने की बात कहता है तो बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है। हाँ, लेकिन अगर कंफर्म कर लीजिएगा जिससे आप बात करते हैं रेगुलर, कि वो बायो का तो स्टूडेंट नहीं है, अगर वो बायो का निकला तो एक बार कंफर्म कर लीजिएगा धमनी या सिरा। अगर उसने कह दिया नहीं धमनी, तो आप टाइम पे पहुंच जाइएगा। क्यों, क्योंकि धमनी यहां पाई जाती है और उसको काट लेंगे तो किसी का जान चली जाती है। हालांकि सबको अपनी जान प्यारी होती है, धमनी की काटने की बात कोई नहीं करता है। इन जनरल जितने भी आपको धमकियां मिलती हैं वो कहां से मिलती हैं, सिरा से। तो इसलिए बड़े इत्मीनान से अपना चाय कॉफी लीजिएगा, बिल्कुल टाइम पे मत पहुंचिएगा, 5 घंटे बाद पहुंचिएगा, ये मैं कह रहा हूं, और किसी से इसकी जान नहीं जाती है। ठीक, तो धमकी से डरने वाली कोई बात नहीं। आइए हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे अपने कुछ लाइंस थे जो धमनी और सिरा हमने पढ़ा इन नसों के बारे में। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया, और एक आपको मैं इस तरह से मैं डायरेक्ट दिखाना चाहूंगा कि ये कुछ लाइंस थे, आप इसको देखिएगा यहाँ पे। और ये रही बात, ये मैं इसी की बात कर रहा था कि जो धमनी सिरा से जो प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, आइए वो सारे क्वेश्चन जो मैंने सारा जो कॉन्सेप्ट आपको एक कॉन्सेप्ट से बताया वो सारा मैं आपको क्विक रिवीजन करा देता हूँ थोड़े टाइम में आपका, जिसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसका शॉर्ट नोट भी बना सकते हैं आप। तो देखिए, धमनी में, धमनी का रंग हमेशा कैसा होगा, लाल। पहला प्रश्न ये आपका एग्जाम का यही है, ये कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है। और उसी तरह से अगर बात करें सिरा, विंग्स का कलर कैसा होता है, ये आपका हल्के हरे नीले रंग का होता है। नहीं देख पा रहे तो आप अपने इस तरह हाथ उठाइए और देखिए, जो आपको दिख रहा है, सारी नसें जो दिख रही है, तो आपको बिल्कुल ना तो ज्यादा गाढ़ा हरा दिखेगा ना नीला दिखेगा, वो हल्का हरे नीले का मिक्स दिखेगा। तो ये
एक बात, आपकी आंखों से अपने बॉडी में जितनी नस दिख जाती है वही क्या है, वो आपकी सीरा है। जो नहीं दिखती वो क्या है, धमनी है। इसका मतलब धमनी हमको कहां मिलेगा, शरीर देखने के लिए कहां जाना पड़ेगा, शरीर की गहराई में। इन जनरल आपको नहीं दिखाई देगा, जब आपका ऑपरेशन होगा, पोस्टमार्टम होगा, उस केस में डॉक्टर कंपाउंडर देखते हैं। ठीक है, अब आइए यहां पे बात करेंगे सिरा। तो ये सिरा कहां होगा, ये आपने अभी जस्ट देखा अपने बॉडी में, तो ये शरीर के ऊपरी भाग में पाया जाएगा। आपको बताया भी थे, अभी कॉन्सेप्ट में पढ़ाया था कि धमनी में आपकी किसी भी प्रकार की सुइयां नहीं लगती हैं, और सिरा में जितने भी प्रकार की सुइयां होती है किस में लगती है, सिरा में ही लगती है। इसका कारण क्या था, तो कारण ये था, पहले यही कारण है कि इसका प्रेशर अधिक होता है, धमनी का प्रेशर अधिक होता है, और सिरा का प्रेशर कैसा होता है, आपका कम होता है। सिरा का, नस का प्रेशर, नस के अंदर बहने वाले रक्त के प्रेशर की बात मैं कर रहा हूं। तो जो हमारे धमनी जो नस है उसके अंदर जो रक्त बह रहा है उसके प्रेशर की बात की जा रही है। इसमें क्या होगा, वाल्व नहीं पाया जाए, प्रेशर ज्यादा है तो वाल्व लगाने की क्या जरूरत है, उसको खींचना, धक्का देने की और कोई जरूरत थोड़ी ना पड़ेगी। हाँ, प्रेशर कम है तो उसको खींचना पड़ता है, तो वहां पे आपको वाल्व लगाना पड़ता है। और यह रक्त को हृदय से शरीर के अंगों तक क्या करता है, पहुंचाता है। और इसमें कैसा रक्त हमेशा बहेगा, शुद्ध रक्त अर्थात ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यह रक्त को शरीर के अंगों से कहां लाएगा, हृदय के पास। क्यों लाया, क्योंकि शुद्ध कराने के लिए, जो फेफड़ा की मदद से शुद्ध कराएगा। और इसमें कैसा रक्त बहता है, तो हमेशा अशुद्ध रक्त अर्थात डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। तो दोस्तों आज के टॉपिक में हम लोगों ने स्टार्ट किया है अभी लेक्चर 1 में अपने रक्त परिसंचरण तंत्र, और आपने क्या पढ़ा, तो आपने पढ़ा परिसंचरण तंत्र। पहला क्वेश्चन आपका यही बनता है कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था, तो आपको बताया था विलियम हार्वे ने। फिर उसके बाद परिसंचरण तंत्र हमारा वही रक्त परिसंचरण कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के दोस्तों, बंद परिसंचरण तंत्र, खुला और मिश्रित, ओपन, क्लोज्ड, ओपन एंड मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। बंद परिसंचरण तंत्र आपने देखा, तो बंद को पहचानने के लिए 2 बात याद रखना पड़ेगा, उसमें पाइप पाई जाएगी, दूसरा सभी स्तनधारी जीव उसके अंतर्गत आएंगे। खुला परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत उसमें पाइप नहीं पाई जाएगी, दूसरी खास बात क्या, उसमें बाह्य कंकाल पाया जाएगा। मिश्रित परिसंचरण तंत्र, उसमें कुछ हिस्सों में नसें पाई जाएंगी तथा कुछ हिस्सों में नसें नहीं पाई जाएंगी। तो ये मेरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट था किसका, परिसंचरण तंत्र का। अब उसमें से हमको उठाना था मानव को। क्यों, क्योंकि मानव के शरीर में जो रक्त बह रहा है किन नसों में बह रहा है ये देखना था। तो मानव जो होगा बंद परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत आते हैं, और उसमें बहुत सारी नसें होती हैं, लेकिन उसमें मुख्यतः कितने प्रकार की जो नसें पाई गई हम लोगों ने जो पढ़ा है, 2, एक होती धमनी और एक होती आपकी सिरा। धमनी का मतलब आर्टरी, सिरा का मतलब वीन्स। और धमनी और सिरा पे बनने वाले सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बनने वाले क्वेश्चंस हमने उसको डिस्कस कर लिया। तो दोस्तों आज हम इतना ही रखेंगे। हाँ, एक बात याद रखिएगा, इस तरह की धमकियों से बिल्कुल डरिएगा नहीं, क्योंकि जितने भी आपको मार्केट में मिलेंगे, टाइम पे मैं नहीं आओगे तो नस काट लूंगी, ये सब फार्जी चीज होती है। ठीक है, डरने वाली कोई बात नहीं, कोई नहीं मरता, सिरा काट लो, 10 बार काट लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अलर्ट रहिएगा। ठीक है, अब आइए, अब हम लोग बात करें नेक्स्ट लेक्चर हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसको आगे इस लेक्चर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। वहां पे हम लोग पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर पे देखेंगे कि हाई बीपी क्यों हो जाती, लो बीपी क्यों हो जाती, कारण क्या है, और उसके निवारण क्या है, उसके प्रिकॉशंस क्या हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत बड़ा चैप्टर इस टॉपिक के अंतर्गत जो आता है, वो है मानव हृदय। नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में अगर आप चले जाएंगे तो मानव हृदय में बहुत सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं, और आने वाले आगामी एग्जाम जो होंगे, आपकी परीक्षाएं होंगी जो, उसमें भी आपको जरूर वहां से क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये सारे टॉपिक अभी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, और साथ ही साथ हमको आपको बताने वाले शीत रक्त क्या होता है, गर्म रक्त क्या होता है, कोल्ड ब्लड क्या होता है, वार्म ब्लड क्या होता है, ये सारी चीजें बताने वाले। दोस्तों अभी मैंने आपको यहाँ शुरुआत किया है, अभी मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं। जिस दिन मेरे ये टॉपिक कंप्लीट होगा, मैं इसी टॉपिक्स पे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे, मैं उन क्वेश्चन के सेशन को भी लेके आऊंगा और उसकी भी प्रैक्टिस आपको कराऊंगा। एक बार अगर एक टॉपिक आपने पूरा पढ़ लिया, चाहे वो पीसीएस एग्जाम हो आपका, इवन स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी सारे एग्जाम हैं, सेंट्रल लेवल पे जितने बड़े एग्जाम आपके होते हैं, जो होते हुए आ रहे हैं, जो आने वाले हैं अभी एग्जाम, आपके अपकमिंग एग्जाम,
तो वहां पे जब साइंस के कोई भी प्रश्न होगा मैं आपको इसका वादा देता हूं, क्योंकि आप एक बार मुझसे पढ़ने के बाद, कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद और साथ ही साथ क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस होगी चैप्टर वाइज, उसके बाद अगर आप कोई भी उठाइएगा, कोई भी अपना प्रैक्टिस सेट हुआ, कोई ऑनलाइन सीबीटी आपको जो मॉक लगाते हैं, आपके कोई भी प्रश्न बचेंगे नहीं, क्योंकि ये हम लोगों ने बहुत मेहनत की है। हमारे लिब्रस टीम एक अच्छी, बहुत बड़े मेहनत के साथ आपके साथ उतर रही है, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उतर चुकी है, उतर नहीं रही, काफी टाइम से हम लोग पढ़ा भी रहे हैं। लेकिन जो आप लोग हमसे नहीं जुड़ पाए, जो बेनिफिट आप नहीं ले पाए हैं अभी तक, शायद वो अब आप अभी भी आप लेट नहीं किए, अभी भी जुड़ जाएंगे तो आपको अभी से भी बहुत सारी चीजों को यहां से मिल सकती है। तो दोस्तों, मेरे अगले लेक्चर के लिए आप इंतजार करिए। दैट्स ऑल।